हाय फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम हमारे सरकारी आयोग और कुंछी आयोग, इन दोनों के बारे में इस टॉपिक के अंदर हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज हम दो आयोग के बारे में पढ़ेंगे, सरकारी आयोग और कुंछी आयोग की सिफारिशों के बारे में। तो भारत में केंद्र और राज्य संबंध मतलब सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को संतुलित करने के लिए हमारे सरकारी आयोग की रिपोर्ट को एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में माना जाता है। आप इसे याद रखेंगे। अब हम देखेंगे सरकारी आयोग की एक जानकारी ले लेते हैं। सरकारी आयोग क्या है? तो सरकारी आयोग की पृष्ठभूमि और सामान्य जानकारी की बात करें तो इसका गठन कब किया गया? हमारे 9 जून 1983 को। कब? 9 जून 1983 को इसका गठन किया गया इस आयोग का। तो हमारी इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा क्षेत्रीय दलों की जो बढ़ती स्वायत्ता है उसकी मांग की वजह से ये आयोग का गठन किया गया था। क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय दल थी, उनको वो चाहते थे कि हमें स्वायत्ता ज्यादा मिले, इस वजह से सरकारी आयोग का गठन किया गया था। बात करें अध्यक्ष की तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने हमारे रणजीत सिंह सहकारिया मतलब RS सहकारिया को इनका अध्यक्ष बनाया गया। अन्य सदस्यों की बात करें तो इस आयोग में दो सदस्य भी थे, और वो कौन कौन से थे? एक तुम्हारे कैबिनेट सचिव थे, कौन? श्री बी शिवरामन, और डॉक्टर SR सेन जो हमारे पूर्व कार्यकारी निदेशक थे, किसके? IBRD के। तो आप इसे याद रखेंगे कि अध्यक्ष तुम्हारे कौन? रणजीत सिंह सरकारिया थे, और अन्य सदस्य थे हमारे श्री बी शिवरामन और डॉक्टर SR सेन। रिपोर्ट की बात करें तो आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट, क्या आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट कब जारी की? तो आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट हमारे जनवरी 1988 को, जबकि उन्होंने 1987 में अपना सारा काम पूरा कर लिया था, लेकिन जनवरी 1988 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसमें कुल 247 सिफारिशें थी। कितने? 247 सिफारिशें थी, और केंद्र सरकार ने इनमें से लगभग 180 सिफारिशों को समय समय पर लागू किया है। यह थी हमारे सहकारिया रिपोर्ट। अब हम बात करेंगे इनकी जो सिफारिशें थी वो क्या-क्या थी, उनकी बात करें। तो उनकी सिफारिशों को देखें तो राज्यपाल के पद और भूमिका से संबंधित उनकी कौन सी सिफारिशें थी? तो आयोग का मुख्य फोकस क्या था? आयोग का मुख्य फोकस ये था कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में काम ना करे, बल्कि वो एक स्वतंत्र संवैधानिक प्रमुख बना रहे। नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल उस राज्य के बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। उनके अनुसार क्या? राज्यपाल उस राज्य के बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, और हमारे सत्ता रूढ़ दल का नेता या फिर सक्रिय राजनीति में नहीं होना चाहिए। वो हमारे सत्तारूढ़ जो दल है, जैसे हमारे केंद्र सरकार के अंदर बीजेपी है, या उस समय केंद्र सरकार में हमारे कांग्रेस थी, तो जो सत्तारूढ़ दल है उसका नेता या फिर सक्रिय राजनीति में नहीं होना चाहिए। उसे नियुक्त करने से पहले मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श किया जाना चाहिए। जब भी इसकी नियुक्ति हो, किसकी? राज्यपाल की, तो नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श किया जाना चाहिए। बात करें राज्यपाल की कार्यकाल की सुरक्षा, तो राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले राजनीतिक कारणों से नहीं हटाया जाना चाहिए। क्या? राजनीतिक कारणों की वजह से नहीं हटाया जाना चाहिए, और यदि हटाया जाए तो उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए कि उसे क्यों हटाया जा रहा है, तो अपना पक्ष रखने का उसे एक मौका देना चाहिए। फिर त्रिशंकु विधानसभा या हंग असेंबली की बात करें तो यदि चुनाव में किसी भी को भी स्पष्ट बहुमत ना मिले, क्या? यदि चुनाव में किसी को भी स्पष्ट बहुमत ना मिले तो सरकार बनाने का न्योता किस तरह दिया जाना चाहिए? सबसे पहले दिया जाना चाहिए चुनाव पूर्व गठबंधन, मतलब जो हमारे गठबंधन बनते हैं, जैसे हमारे NDA गठबंधन है, UPA गठबंधन है, इससे पहले इसी चुनाव के अंदर केंद्र सरकार में हमारे जो इंडिया गठबंधन बना था, तो चुनाव होने से पहले जो जो गठबंधन बन चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सीट जिस गठबंधन के पास है, उसे हमारे जो सरकार बनाने का न्योता सबसे पहले देना चाहिए। फिर उसके बाद किसको देना चाहिए? सबसे बड़ी पार्टी जिसने सबसे ज्यादा सीट जीती है। तीसरे नंबर पे आता है चुनाव के बाद बटा हुआ जो गठबंधन होता है, जो चुनाव का रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद जो गठबंधन बनता है, उसको मौका दिया जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री को बहुमत साबित मतलब फ्लोर टेस्ट करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाना चाहिए। एक बार जब मुख्यमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री यदि उसके पास सीटें कम है, तो उसे कम से कम 1 महीने का तो समय दिया जाना चाहिए, मतलब 30 दिन का समय दिया जाना चाहिए, ताकि वो अपना बहुमत या फिर फ्लोर टेस्ट साबित कर सके। फिर राज्यपाल के मामले में विधेयक आरक्षित करने की बात करें तो यदि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत, क्या? यदि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत कोई बिल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है, तो राष्ट्रपति को 4 महीने के भीतर भीतर उस बिल पर फैसला लेना चाहिए। इससे ज्यादा समय राष्ट्रपति को नहीं लेना चाहिए। और यदि बिल को रोका जाता है तो राज्यों को उसका कारण बताया जाना चाहिए कि उनका बिल क्यों रोका गया है। अध्यादेश के मामले की बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा अध्यादेश को बार बार जारी करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए इसे केवल एक बार ही जारी करने की छूट दी जानी चाहिए। कि अध्यादेश को जारी करने की कितनी बार? एक ही बार छूट दी जानी चाहिए। तो ये हमारे सारे प्रावधान थे किसके? राज्यपाल के संबंध में। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 356 मतलब राष्ट्रपति शासन के संबंध में।
किसके राष्ट्रपति शासन मतलब अनुच्छेद 356 के प्रयोग के संबंध में देखें तो अंतिम विकल्प होना चाहिए। आयोग ने कहा कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग दुर्लभ से दुर्लभ मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले में सभी विकल्पों के समाप्त होने के बाद ही किया जाना चाहिए। चेतावनी की बात करें तो राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी जानी चाहिए और एक सुधार का मौका मतलब केयर टेकर गवर्नमेंट बना के एक तरह से क्या सुधार का मौका दिया जाना चाहिए। आयोग की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में ऐसा बोमई केस था उसमें पूरी तरह से लागू कर दिया था। क्या हमारे ऐसा जो बोमई केस हुआ था 1994 में तो सुप्रीम कोर्ट ने जो दोनों के दोनों सिफारिशें थी इनको पूरी तरह से लागू कर दिया था जिससे अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर भारी रोक लगाई। अब हम देखेंगे और राज्य प्रशासनिक और संस्थागत संबंध के बारे में। इसमें हमारे अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात की गई है। इस संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र राज्यों के बीच केंद्र राज्यों के बीच विवाद सुलझाने के लिए एक स्थायी परिषद बननी चाहिए और इसी की सिफारिश पर 1990 में वीपी सिंह जो सरकार थी उन्होंने अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया था। तो अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो आईएएस आईपीएस और आईएफएस इन सेवाओं को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। आप इसे याद रखेंगे सरकारी आयोग ने इन्हें खत्म करने की सिफारिश नहीं की थी बल्कि नई सेवाओं के गठन की बात की। चिकित्सा इंजीनियरिंग जैसी जो और नई अखिल भारतीय सीमाएं बनाने की सिफारिश उन्होंने की। फिर केंद्रीय बल की बात करें तो यदि किसी कानून में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई या किसी भी राज्य में हमारे क्या कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाए तो केंद्र को राज्य की सहमति के बिना भी केंद्र को राज्य की सहमति के बिना भी केंद्रीय सुरक्षा बल जैसे हमारे सीआरपीएफ होते हैं उनको तैनात करने का अधिकार होना चाहिए। इसके आगे हम देखते हैं मुख्यमंत्री पर जांच की बात। तो किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच मतलब इंक्वायरी कमीशन तब तक नहीं बैठाई जानी चाहिए जब तक कि संसद के दोनों सदन इसका अनुमोदन ना कर दे। तो इस तरह से हमने इनके बारे में तो देख लिया। तो ये थे हमारे क्या केंद्र राज्य के प्रशासनिक और संस्थागत संबंध थे जिनके बारे में हमने देख लिया। अब देखेंगे विधायी संबंध के बारे में मतलब कानून बनाने की शक्ति की बात करें तो इसमें समवर्ती सूची आती है जिसमें हमारे शिक्षा वन आदि जो हमारे समवर्ती सूची के विषय उन पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्य के साथ हमारे विचार विमर्श करना चाहिए। तो शिक्षा वन जैसी जो हमारे समवर्ती सूची के विषय हैं उन पे कानून बनाने से पहले केंद्र सरकार को हमारे क्या राज्यों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। अवशिष्ट शक्तियों की बात करें जो विषय किसी भी सूची में नहीं है मतलब रेजिडरी पावर उनमें टैक्स लगाने की शक्ति केंद्र के पास मतलब संघ सूची में ही होनी चाहिए। मतलब जो अवशिष्ट विषयों में हमारे टैक्स लगाने की शक्ति है वो किसके पास होनी चाहिए केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए। लेकिन अन्य सभी अवशिष्ट शक्तियां जो हमारे समवर्ती सूची में डाल दी जानी चाहिए। तो ये हमारी किसकी सिफारिश थी हमारे सरकारी आयोग की सिफारिश थी। राज्य पुनर्गठन की बात करें तो अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों की सीमाएं बदलने और नए राज्य बनाने की केंद्र की जो शक्ति है उसको यथावत मतलब अनटच्ड बनाए रखना जाना चाहिए। आप इसे याद रखें। राज्य पुनर्गठन की बात करें तो अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों की सीमाएं बदलने और नए नए राज्य बनाने की बात करें जैसे हमारा 2014 में तेलंगाना राज्य बना था उसी प्रकार हमारे जो जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो उस प्रकार की जो हमारे केंद्र की शक्ति है उसको अनटच्ड मतलब वैसा को वैसा ही बनाए रखा जाना चाहिए। विधान परिषद की बात करें तो किसी भी राज्य की विधान परिषद की विधानसभा विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पास करती है। यदि किसी राज्य की विधानसभा क्या विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पास करती है तो संसद को उसे एक निश्चित समय के भीतर मंजूरी दे दी जानी चाहिए। यदि विधानसभा कह रही है कि हमारे यहाँ विधान परिषद होनी चाहिए तो संसद को एक निश्चित समय के भीतर क्या है ये मंजूरी दे दी जानी चाहिए। फिर वित्तीय और आर्थिक संबंधों की बात करें किसकी वित्तीय और आर्थिक संबंध की बात करें तो निगम कर की बात करें तो केंद्र द्वारा वसूले जाने वाले निगम कर मतलब कॉर्पोरेट टैक्स में राज्य को भी हिस्सा दिया जाना चाहिए। जो निगम कर या कॉर्पोरेट टैक्स है हमारे केंद्र सरकार वसूल करती है तो उसमें हमारे राज्य को भी हिस्सा मिलना चाहिए। और इसे हमारे 2000 में सन 2000 में 80वें संविधान संशोधन द्वारा लागू कर दिया गया था जिससे सभी केंद्रीय करों को राज्यों के साथ बांटा जाना शुरू हो गया। रॉयल्टी की बात करें जो हमारे खनिज है मिनरल्स है और प्राकृतिक गैस इन पर राज्यों को मिलने वाली रॉयल्टी की दरों में हर 2 वर्ष में संशोधन किया जाना चाहिए। जो हमारी रॉयल्टी मिलती है हमारे किस पे हमारे मिनरल्स मतलब खनिज और प्राकृतिक गैस पर जो राज्यों को रॉयल्टी मिलती है उन दरों को हर 2 साल में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि राज्यों को वित्तीय नुकसान ना हो। फिर एनडीसी की बात करें तो एनडीसी का नाम बदल दिया जाना चाहिए। एनडीसी का नाम बदलने की बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदल के एनईडीसी कर दिया जाना चाहिए। फिर भाषा शिक्षा न्यायपालिका और संचार की बात करें कि भाषा शिक्षा न्यायपालिका और संचार की बात करें तो इन मामलों में कौन कौन सी सिफारिशें दी थी उनकी बात करें तो भाषा शिक्षा की बात करें तो पूरे देश में त्रिभाषा फॉर्मूला जिसमें हिंदी अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा कड़ाई से लागू की जानी चाहिए। मतलब हिंदी अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा
इनको क्या कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। और शिक्षा के मानक तय करने का काम केंद्र सरकार का होना चाहिए, मतलब यूजीसी, केंद्र में जो यूजीसी है उसके द्वारा किया जाना चाहिए क्या, शिक्षा के मानक तय करने का काम। लेकिन उसे लागू करने का काम किसका होना चाहिए, राज्य सरकारों का होना चाहिए। तो आप इसे याद रखेंगे, मानक को तो कौन तय करे, यूजीसी, मतलब यू यूजीसी के द्वारा किया जाना चाहिए, जबकि उसको लागू करने का, इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होना चाहिए, हमारे राज्य सरकार, यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा होना चाहिए मानक तय करने का काम। जनता की बात करें तो जनता के सरकारी काम क्षेत्रीय भाषा में ही होने चाहिए। जो जनता से संबंधित क्षेत्रीय काम होंगे वो हमारे क्या क्षेत्रीय भाषा में ही होने चाहिए। संचार की बात करें तो रेडियो और दूरदर्शन पर केंद्र का ही नियंत्रण रहना चाहिए। इस पे रेडियो और दूरदर्शन पर, जैसे हमारा टीवी होता है, तो इन पे हमारा केंद्र का नियंत्रण रहना चाहिए। क्यों? और साथ ही साथ राज्यों को स्वायत्ता नहीं मिलनी चाहिए। संचार के मामले में राज्यों को स्वायत्ता नहीं दी जानी चाहिए। न्यायाधीशों के तबादले की बात करें तो हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर उनकी इच्छा या फिर किसी पारदर्शी नीति के तहत ही होना चाहिए, दंड या पनिशमेंट के रूप में नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे सरकारी आयोग की सिफारिशें थी। अब हम देखेंगे पुंछी आयोग। सरकारी आयोग के बाद आया था हमारा कौन सा, पुंछी आयोग की सिफारिशें देखेंगे। तो पुंछी आयोग भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आयोग है। पहला तो हमारा सरकारी आयोग था। सरकारी आयोग के 2 दशक बाद, मतलब 20 साल बाद, गठबंधन की राजनीति, आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक उदारीकरण जैसी जो नई चुनौतियां, उनको देखते हुए अप्रैल 2007 में इसका गठन किया गया था। किसका? पुंछी आयोग का। इसने 2010 में 7 खंडों में अपनी रिपोर्ट दी थी। कितनी? 7 खंडों में अपनी रिपोर्ट दी थी। बात करें इनकी सिफारिशों की, तो पहली सिफारिश थी इनकी विधायी सम्मत और समवर्ती सूची के विषय में, मतलब लेजिस्लेटिव रिलेशंस के संबंध में उनकी सिफारिशें थी। तो पुंछी आयोग ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार को राज्य की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, कि हमारे केंद्र सरकार को क्या, राज्य की शक्तियों का अतिक्रमण या एनक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए। व्यापक सहमति की बात करें, ब्रॉड कंसेंसस की, तो हमारे समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले, इस पे समवर्ती सूची मतलब कंकरेंट लिस्ट के विषयों पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्यों के साथ केवल नाम मात्र की नहीं बल्कि एक व्यापक बातचीत करनी चाहिए। नाम मात्र की बजाय क्या, एक व्यापक बातचीत करनी चाहिए। फिर राष्ट्रीय हित या नेशनल इंटरेस्ट की बात करें तो केंद्र को समवर्ती सूची पर कानून तभी बनाना चाहिए। क्या? केंद्र को समवर्ती सूची पर कानून तभी बनाना चाहिए जब पूरे देश में कानून की एकरूपता नितांत आवश्यक हो, तभी बनाना चाहिए केंद्र को समवर्ती सूची पर कानून। केवल अपनी संसदीय सर्वोच्च, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए, राज्य को दिखाने के लिए कि हम सर्वोच्च है, ये दिखाने के लिए क्या है, राज्यों के अधिकारों को नहीं दबाना चाहिए। फिर हमारे अंकेक्षण या ऑडिटिंग की बात करें, जब हमारे केंद्र समवर्ती सूची पर कानून बनाए तो अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल को यह अधिकार होना चाहिए कि वो इसकी जांच करे कि इस कानून से राज्यों के वित्तीय प्रशासनिक अधिकार को कितना नुकसान हो रहा है। तो ये जांच करने का अधिकार किसको होना चाहिए, हमारे अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल को होना चाहिए। तो राज्यपाल के पद, राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में कौन कौन सी सिफारिश थी उनकी बात करें, तो आयोग ने राज्यपाल के पद को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। बात करें इनकी, तो आयोग ने क्या, राज्यपाल के पद को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। फिर निश्चित कार्यकाल महाभियोग की बात करें, फिक्स टेन्योर और इम्पीचमेंट की बात करें, तो संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रहता है। आप इसे याद रखेंगे, इस संविधान के एक अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पद पर रहता है। उच्च आयोग ने कहा कि ये प्रथा बंद हो जानी चाहिए। राज्यपाल को पूरे 5 साल का कार्यकाल मिलना चाहिए और उसे हटाने के लिए संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया जोड़ी जानी चाहिए। जैसे हमारा राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है, उसी प्रकार की प्रक्रिया होनी चाहिए। फिर विवेकाधीन शक्तियों की बात करें, डिस्क्रिशनरी पावर की, तो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं वो असीमित नहीं है। राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां वो क्या, असीमित नहीं है। उसे चुनी हुई जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह माननी चाहिए। चुनी हुई जो हमारी मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह माननी ही चाहिए। फिर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की बात करें तो राज्यपालों को विश्वविद्यालय का पदेन कुलाधिपति बनाने की प्रथा बंद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे शिक्षा में अनावश्यक जो राजनीतिक टकराव है, पॉलिटिकल क्लैश है, वो पैदा होता है। इसी वजह से वर्तमान में केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा विवाद का विषय बना हुआ है। हमारे जो राज्यपाल को विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बना दिया जाता है, जिससे बहुत बड़ा राजनीतिक टकराव उत्पन्न होता है। फिर विधेयकों पर समय सीमा की बात करें तो संविधान में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए बिल पास करने की कोई समय सीमा तय नहीं है, अर्थात उनके पास क्या, पॉकेट वीटो है। तो आयुपंची आयोग ने कहा था कि राज्यपाल के लिए 6 महीने, और यदि वह बिल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करे तो राष्ट्रपति के लिए भी अधिकतम 6 महीने की समय सीमा तय करनी चाहिए, कि 6 महीने से ज्यादा वो अपने पास बिल को ना रखे। नियुक्ति की शर्तों की बात करें तो राज्यपाल क्या होना चाहिए, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए,
और पिछले कुछ समय से सक्रिय राजनीति से पूरी तरह से दूर रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए। त्रिशंकु विधानसभा और मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करें, जिसे हम हंग असेंबली कहते हैं, उसके बारे में जो हमारे पुंछी आयोग की सिफारिश थी उसकी बात करें, तो जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले तो राज्यपाल को अपनी मर्जी चलाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्या? जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले तो राज्यपाल को अपनी मर्जी चलाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो पुंछी आयोग के अनुसार क्या सरकार बनाने के क्रम की बात करें, तो हमारे सबसे पहले आना चाहिए हमारे चुनाव पूर्व गठबंधन। चुनाव से पहले जो गठबंधन बना था उसे हमारे सरकार बनाने का पहले मौका दिया जाना चाहिए, और चुनाव पूर्ण गठबंधन को एक राजनीतिक दल ही माना जाना चाहिए। फिर सबसे बड़ा एकल राजनीतिक दल है उसे आने का मौका दिया जाना चाहिए। फिर चुनाव के बाद बना हुआ जो गठबंधन है उसे आने का मौका दिया जाना चाहिए, मतलब सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए, जिससे किसी भी दल सरकार में जिसके सभी दल सरकार में शामिल हो, या जिसके सभी दल सरकार में शामिल हो, वो जो गठबंधन है उसको आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए। फिर चुनाव के बाद वाला गठबंधन जिसमें कुछ दल बाहर से समर्थन दे रहे हो, उनको आने सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। फिर फ्लोर टेस्ट की बात करें तो फ्लोर टेस्ट को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। क्या? फ्लोर टेस्ट को अनिवार्य बनाने की बात करें तो मुख्यमंत्री को उसके पद से हटाने का फैसला राज्यपाल के कमरे में नहीं होना चाहिए। क्या? मुख्यमंत्री को पद से हटाने का फैसला क्या राज्यपाल के कमरे में नहीं होना चाहिए, बल्कि विधानसभा के पटल मतलब फ्लोर ऑफ द हाउस पे होना चाहिए। आपातकाल और अनुच्छेद 356 की बात करें जिसे इमरजेंसी प्रोविजंस कहते हैं, तो एसआर बोम्मई केस जो 1994 में हुआ था सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले में, जिसमें मनमाने राष्ट्रपति शासन पर रोक लगाई गई थी। किसमें? मनमाने राष्ट्रपति शासन पर रोक लगाई थी। किसमें? एसआर बोम्मई केस में। तो हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे एसआर बोम्मई, तो उन्हें क्या राष्ट्रपति शासन की तर्ज पे राज्यपाल की एक सिफारिश पे राष्ट्रपति ने हटा दिया था। तो जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि उनके दिशा निर्देशों को सीधे संविधान में लिख दिया जाना चाहिए। जो भी दिशा निर्देश हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, वो जो दिशा निर्देश थे उनको संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। फिर स्थानीय आपातकाल की बात करें हमारे लोकलाइज्ड इमरजेंसी की, तो पंचायत की सबसे क्रांतिकारी सिफारिश थी कौन सी? लोकलाइज्ड इमरजेंसी। तो यदि राज्य के किसी एक शहर या जिले में दंगे या फिर कानून व्यवस्था की समस्या है, या यदि राज्य के किसी एक शहर या फिर जिले में दंगे या कानून व्यवस्था की समस्या है, तो पूरे राज्य की सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। मतलब एक एरिया में दंगा है या फिर समस्या है, तो पूरे राज्य में हमारे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाना चाहिए। इसकी बजाय केवल उस प्रभावित क्षेत्र में कुछ समय के लिए स्थानीय आपातकाल लगा के नियंत्रण केंद्र को ले लेना चाहिए। तो वहां का नियंत्रण किसको? केंद्र सरकार को अपने पास ले लेना चाहिए। फिर संस्थागत और प्रशासनिक संबंध की बात करें, इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस की, तो अंतर्राज्यीय और क्षेत्रीय परिषदों की बात करें। किसकी? अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय परिषदें क्या? तो अनुच्छेद 263 के तहत बनी जो हमारी परिषद और जोनल काउंसिल है, इनकी साल में कम से कम 2 बैठक अनिवार्य की जानी चाहिए। तो अनुच्छेद 263 के तहत बनी जो हमारी परिषदें हैं और जोनल काउंसिल्स हैं, उनकी साल में कम से कम 2 बैठक तो अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए, ताकि राज्यों के बीच विवाद बातचीत से सुलझ सके। जो राज्य के बीच में विवाद होते हैं ये किससे? बातचीत के जरिए सुलझ सके। फिर मुख्यमंत्री की समिति की बात करें, एम्पावर्ड कमेटी की, तो जैसे जीएसटी के लिए वित्त मंत्रियों की एक समिति बनी है, वैसे हमारे क्या राष्ट्रीय नीतियों पर राज्यों की समिति लेने के लिए मुख्यमंत्रियों की एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई जानी चाहिए। फिर नई अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें। किसकी? नई अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें, न्यू आईएएस एआईएस की। तो जैसे हमारा आईएएस आईपीएस और आईएफएस ही नहीं, बल्कि हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, न्यायपालिका, इनके लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं बनाई जानी चाहिए। किस भी? हमारी जो हमारी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इंजीनियरिंग, न्यायपालिका, इनके लिए भी क्या हमारे आईएएस आईपीएस की तरह क्या राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं बनाई जानी चाहिए। मतलब उनको बंद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि हमारे नई नई सेवाओं का गठन किया जाना चाहिए। तो राज्यपाल और स्थानीय निकाय की बात करें, तो राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व की बात करें। किसकी? राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व की बात करें, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की, तो वर्तमान में राज्यसभा में सीटें जनसंख्या के आधार पर, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में 31, गोवा में 1। मुंशी आयोग ने सिफारिश की थी कि अमेरिका के सीनेट की तर्ज पे भारत में भी सभी राज्यों को राज्यसभा में समान सीटें मिलनी चाहिए। जैसे हमारी यूएस के सीनेट है, उसमें भी जैसे प्रत्येक राज्य को 2 सीटों का अधिकार दिया है। 50 राज्य है तो टोटल कितने 100 सीटें हैं। उसी तरह भारत में भी समान सीटें समान राज्यों के लिए होनी चाहिए, ताकि छोटे राज्यों की आवाज भी दिल्ली में गूंज सके। फिर स्थानीय निकाय की बात करें तो पंचायत और नगर पालिकाओं को, क्या पंचायत और नगर पालिकाओं को वित्तीय रूप से अधिक स्वायत्त और सशक्त बनाया जाना चाहिए। क्या? पंचायत और नगर पालिकाओं को क्या वित्तीय रूप से अधिक स्वायत्त और अधिक सशक्त बनाया जाना चाहिए। फिर वित्तीय संबंध फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करें,
तो उपकर और अधिभार की बात करें तो संविधान के अनुसार उपकर और अधिभार का पैसा राज्यों के साथ नहीं बांटा जाना जाता। तो संविधान के अनुसार तो क्या हमारे उपकर और अधिभार का पैसा क्या राज्यों के साथ नहीं बांटा जाता। आयोग ने कहा कि केंद्र सरकार को टैक्स कलेक्शन में या टैक्स कलेक्शन में उपकर और अधिभार का हिस्सा बहुत सीमित रखना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा हमारे टैक्स और अधिकार अधिभार है, उपकर और अधिभार है, ये नहीं लगा जाना चाहिए ताकि राज्यों का वित्तीय नुकसान न हो। ये आज राज्यों की सबसे बड़ी शिकायत है कि जो हमारे अधिभार और उपकर है ये हमारे केंद्र सरकार लगाती है, वसूलती भी है और अपने पास ही रखती है, मतलब राज्यों के साथ साझा नहीं करती है। फिर रॉयल्टी के पुनर्निर्धारण की बात करें, रॉयल्टी रिवीजन की, तो कोयला लोह जैसे खनिज है या कोयला लोह जैसे खनिजों पर राज्यों को मिलने वाली जो रॉयल्टी की दर है उनको हर 3 साल में संशोधित किया जाना चाहिए, मतलब रिवाइज किया जाना चाहिए। जो हमारी सरकारी आयोग थी उनकी 2 वर्ष की सिफारिश थी कि उन्हें 2 वर्ष के अंदर क्या संशोधित किया जाना चाहिए, जबकि हमारे पुंछी आयोग ने सिफारिश की थी कि ये 3 वर्ष में संशोधित होनी चाहिए। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की बात करें तो वित्त आयोग को मंत्रालय के एक विभाग की तरह काम नहीं करना चाहिए। वित्त आयोग को क्या वित्त मंत्रालय के एक विभाग की तरह काम नहीं करना चाहिए। उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उसे एक अलग सचिवालय, मतलब सेपरेट सेक्रेटरीट दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार एक लेक्चर के जरिए आज हमने इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक था हमारा सरकारी आयोग और पुंछी आयोग की सिफारिशें, इनके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।